Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की, जिसमें कि हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और कल कुछ बातें हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड जानी थी, जैसे कि मेटल्स क्या होते हैं, है ना, उनके क्लासिफिकेशंस, ठीक, मिक्सचर्स में, प्योर सब्सटेंस पे, ये सारी बातें हमने की थी। हमने प्रीफिक्स देखे थे कि जो हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हम यूनिट्स यूज करते हैं, 7 बेसिक यूनिट्स, उनके प्रीफिक्स के बारे में हमने समझा था, है ना। तो आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो लास्ट हमने कहा था कि कैसे हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं ऐसा सिस्टम में। तो मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स के बारे में बताया, जैसे कि किलो, है ना, मेगा, गीगा, और इसी तरीके से आप देखते हैं माइक्रो, मिली, सेंटी, नैनो, पिको। ये सारी बातें हमने पिछले भाग में की थी, है ना। चलिए, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कि इससे आगे आपके चैप्टर में क्या दिया गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आप मास के बारे में जानते हैं कि जो मास होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। आज हम बेसिकली इनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, तो मास और वेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है ये हम समझ लेते हैं, कि बहुत कंफ्यूजन पार्ट होता है। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास, वेट, है ना। कुछ बेसिक बातें, अगर आपको केमिस्ट्री के बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आप वो आगे कोई परेशानी नहीं होती, है ना। देखिए, मास होता क्या एक्चुअल में, कि कितना आपके पास मास क्या है, किसी सब्सटेंस के पास कितना मैटर उस सब्सटेंस के पास प्रेजेंट है, वो मास कहलाता है ना। मास क्या होता है बेसिकली, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर amount of matter present in a substance, present in a substance। किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है बच्चों, मास कहलाता है ना। वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। तो मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो कांस्टेंट होता है ना। किसी भी सब्सटेंस का जो मास होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। मास इज कांस्टेंट। किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास है, और वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास को आप कैसे बैलेंस करते हैं, मास को आप कैसे मेजर करते हैं, तो जो सब्सटेंस का मास होता है उसे एक्यूरेटली हम लेबोरेटरी में मेजर करते हैं किसी एनालिटिकल बैलेंस से, है ना। इसको हम किससे बैलेंस करते हैं, एनालिटिकल उससे। इट कैन बी मेजर्ड बाय एनालिटिकल बैलेंस्ड, एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है ना। इसको एनालिटिकल बैलेंस द्वारा क्या किया जाता है, इसको एनालिटिकल बैलेंस द्वारा मेजर किया जाता है। किसको, किसी सब्सटेंस के मास को, ठीक है ना। आई बात समझ में, चलिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई। अब जो ऐसा यूनिट है मास की, वो किलोग्राम होती है। जो हम मास को हम जब यूज करते हैं, मास की ऐसा यूनिट वो क्या है, आपकी किलोग्राम है ना। किलोग्राम इसकी क्या हो गई, मास की ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम हो गई, है ना। कभी कभी हमें ग्राम में भी हम यूज करते हैं, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और ये ग्राम आपका कहाँ यूज होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल्स को यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल का यूज करते हैं हम केमिकल रिएक्शन में, वहां पे हम क्या करते हैं, ग्राम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए, वेट क्या है, वेट क्या है, कितना फोर्स कितना फोर्स ग्रेविटी लगाती है किसी ऑब्जेक्ट में, वो क्या कहलाता है, आपका वेट कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी
force exerted by gravity on an object, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, जितना फोर्स ग्रेविटी एक्सर्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो क्या कहलाता है बच्चों, उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो वेट आपका प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है ना, इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना। प्लेस टू प्लेस क्या करता रहता है, ये वेरी करता रहता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, वेट क्या होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो ये कुछ डिफरेंस है मास और वेट के बारे में, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़े। मास और वेट के बारे में आपको समझ आया होगा, है ना। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, की अमाउंट ऑफ, वॉल्यूम क्या है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस कोई भी सब्सटेंस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by the substance, कितना स्पेस कोई भी सब्सटेंस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है, किस में हम यूज करते हैं वॉल्यूम को, मीटर क्यूब में हम इस्तेमाल करते हैं ना। और भी कई यूनिट्स हैं वॉल्यूम की, क्योंकि हम लैब वगैरह में हम वॉल्यूम का हमें काफी इस्तेमाल होता है। तो लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हमें स्मॉलर यूनिट्स का हमें इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये ना, या डीएम क्यूब हो गया। तो कॉमन यूनिट आपकी लीटर भी होती है ना। तो एक लीटर में आपके 1000 मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है ना। लीटर इज नॉट अ एसआई यूनिट। और एक लीटर में आपके, है ना, एक लीटर में आपके 1000 क्या होते हैं, एमएल। एक लीटर में 1000 एमएल, एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं आपके पास, ठीक है ना। और 1 डीएम क्यूब में आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं। तो ये क्या है, कुछ यूनिट्स है वॉल्यूम से रिलेटेड, कि वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है ना। ये वॉल्यूम की उसमें आता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद लेबोरेटरी में वॉल्यूम और लिक्विड को, है ना, और कोई भी सॉल्यूशन हो उसको हम मेजर करते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर से मेजर किया जाता है ना, ब्यूरेट से मेजर किया जाता है, पिपेट से मेजर किया जाता है ना। तो इन चीजों से हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में, किसी भी का वॉल्यूम हम मेजर करते हैं। आप लैब में अगर कभी आप गए तो वहाँ पे कई तरह के क्या है, ब्यूरेट है, पिपेट है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, उन वॉल्यूम्स का मेजर करने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के बारे में आपको समझ में आया होगा। देन चलते हैं डेंसिटी के ऊपर, ठीक है ना। डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी आपकी दो प्रॉपर्टी है, मास और वॉल्यूम, वो हमने ऊपर डिस्कस करी। डेंसिटी इन दोनों पे ही डिपेंड करती है। डेंसिटी होती है आपकी मास पर वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी क्या कहलाती है, मास पर वॉल्यूम कहलाती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, कितना मास आपका पर यूनिट वॉल्यूम में है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें डेंसिटी की, तो मास को हम केजी में हम बताते हैं, और वॉल्यूम को हम किस में बताते हैं, मीटर क्यूब में। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी डेंसिटी की, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, और केजी m की पावर -3, है ना। तो ये ऐसा यूनिट हो गया आपके पास वॉल्यूम में, है ना। ये यूनिट आपकी काफी बड़ी है। तो केमिस्ट में हम इसको बेसिकली डेंसिटी को हम किस में यूज करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वहाँ पे हम केजी की जगह ग्राम लिख लेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हम उसको इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी हमें यह बताती है कि उसमें पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड है। अगर डेंसिटी ज्यादा है मतलब पार्टिकल ज्यादा क्लोज पैक्ड है, डेंसिटी कम है मतलब पार्टिकल कम दूर है। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड में हम बोलेंगे डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास होते हैं। लिक्विड में डेंसिटी क्या होती है,
थोड़ी कम होती है, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, है ना। तो डेंसिटी कम ज्यादा होने से हमें ये तात्पर्य है डेंसिटी का, ठीक है ना। समझ आएगा आपको डेंसिटी के बारे में। तो ये दो आप चीजें क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपने डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में जाना। चलिए तो आगे डेंसिटी वॉल्यूम के बाद टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर तो 3 कॉमन स्केल होते हैं आपके पास, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, है ना। केल्विन आपका एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। थर्मोमीटर जो बेस्ड होते हैं इन स्केल्स में वो अलग अलग है, जैसे केल्विन का अलग है, सेल्सियस का अलग है, फ़ारेनहाइट का अलग है ना। तो जैसे अगर पास केल्विन, सपोज ये आपके पास केल्विन स्केल है, तो केल्विन स्केल का जो आपके पास पॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक वो रेंज होती है केल्विन की, ऐसे सेल्सियस की कहाँ से कहाँ रेंज होती है, फ़ारेनहाइट की कहाँ से कहाँ रेंज होती है। तो अगर हम बात करें तीनों स्केल्स को लेके, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, है ना, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को, तो ये आपके पास क्या है, केल्विन स्केल है, ठीक है ना। ये आपके पास सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल है, केल्विन है, सेल्सियस है, और एक है फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। तो सेल्सियस में जो आपके पास 0 डिग्री से लेके और कहाँ तक जाता है, 100 डिग्री तक इसकी क्या है, रेंज है ना। अब वही 0 डिग्री केल्विन में हो जाता है 273.15, है ना, केल्विन, और इसका जो 100 डिग्री है वो बन जाता है 373 केल्विन, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री के क्रॉसपोंडेंट है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस पे 100 डिग्री पे क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये। आई बात समझ में। चलिए तो ये क्या है, केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में है, ठीक है ना। अब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में वो होता है आपके पास 310 केल्विन, ठीक है ना, और फ़ारेनहाइट में होता है आपके पास 98.6 फ़ारेनहाइट। ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये होता है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 298 केल्विन होता है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में वही आपका 77 डिग्री पे होता है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 3 स्केल है जो टेम्परेचर को नोट करने के काम आते हैं। अब इन तीनों स्केल्स को लेके कुछ क्या इंटर कन्वर्जन है कि कैसे आप एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट आपका किसके करस्पॉन्डेंट है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस आपका 32 के है फ़ारेनहाइट में, ठीक है ना। और केल्विन में वही आपका हो जाता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस दिया, आपको केल्विन में जाना है, आप 273 ऐड कर दीजिए। अगर आप सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में जाना है तो इस तरीके से आप टेम्परेचर्स को लेके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए टेम्परेचर के बारे में। तो ये आपने टेम्परेचर के बारे में सीखा, है ना। अब होता क्या है कि हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं, है ना, तो कई बार केमिस्ट्री की स्टडी में हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से डील करना पड़ता है, साथ ही साथ हमें थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी ध्यान में रखनी होती है ना। तो कुछ मीनिंगफुल तरीके हैं जिनसे हम क्या करें, कन्वीनियंटली हम क्या कर पाए, कन्वीनियंटली क्या कर पाए, हम डेटा को प्रेजेंट कर पाए, है ना, रियलिस्टिकली, कम से कम अनसर्टेनिटी के साथ, है ना, कम से कम अनसर्टेनिटी के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का। तो केमिस्ट्री में जब भी हम एटम्स की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, तो हमारे पास बहुत ही लो मासेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं,
बड़े बड़े नंबर्स में, है ना। तो केमिस्ट को उनसे डील करना पड़ता है। सपोज जैसे कि आपके पास क्या हो जाए, सपोज ये हो जाए 602, है ना, 200, 000, इस तरीके से। तो आप इसको कैसे दिखाओगे, है ना। अगर आपके पास सपोज ये है फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, तो आप इसको किस तरीके से शो करोगे। सिमिलरली आप देखते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट और जो चार्ज है पार्टिकल में, उनके पास क्या होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स इन्वॉल्व है। तो इसको हम किस तरीके से काउंट करते हैं, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया। और साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी भी नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, n इंटू 10 रेज टू द पावर n। किस फॉर्म में लिखेंगे, n इंटू 10 रेज टू द पावर n, ताकि हमें लिखने में भी आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। 10 इंटू n इंटू 10 रेज टू द पावर n, जहाँ पे जो स्मॉल n है ये क्या है, एक्सपोनेंट है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। स्मॉल n क्या है, एक्सपोनेंट है। वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वो कैसा भी हो सकता है एक्सपोनेंट, है ना। तो इस पर डिपेंड करता है। n आपका एक नंबर है जिसको हम डिजिट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट टर्म। n आपका नंबर है जिसे हम क्या बोलेंगे, डिजिट टर्म बोलेंगे, ठीक है ना। डिजिट टर्म इसे बोलते हैं जो आपका क्या हो सकता है, 1.0 से लेके और कितना आपके पास 9.99 कुछ भी हो सकता है आपके पास। और हमें इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होता है, मतलब पहली डिजिट के बाद हमेशा आपको पॉइंट आना चाहिए अगर हो ऐसा। तो सपोज आपके पास एक नंबर है 232.508, इसको आपने इस फॉर्म में आपने लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 2.32508, है ना, 2.32508 इंटू, अब आप देख रहे हैं आपने डेसिमल ना इधर शिफ्ट करा, 32 से पहले शिफ्ट करा, तो आप 2 डेसिमल शिफ्ट हुए, है ना, 2 प्लेस आप शिफ्ट हुए। आप किस तरफ शिफ्ट हुए, इस तरफ, आप लेफ्ट की तरफ गए आप। तो आप ध्यान रखिएगा जब लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो जब आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक्सपोनेंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कब करेगी एक्सपोनेंट इंक्रीज, जब आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे। और जब आप एक्सपोनेंट डिक्रीज करेगा जब आप क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे, है ना, राइट की तरफ जब जाते हैं। तो यहाँ पे आप 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ आए तो 10 की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, सपोज ये हमारे पास ऐसे होता है 0.003267, है ना, इसको हमें लिखना होता 3.267। अब आप देख रहे हैं इस पॉइंट को आप यहाँ लेके आए, आप किधर गए, राइट की तरफ गए, कितने प्लेस गए, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लेस आप राइट की तरफ गए। मैंने आपको बताया जब आप राइट की तरफ जाओगे तो एक्सपोनेंट डिक्रीज करेगा, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो इंक्रीज करेगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर्स को इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में हम दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना आज साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर या पहले भी जान चुके हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिक आपने मेरे ख्याल से अपना मजबूत किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।